घरहू के अटवा गंवैलू हो श्री राम भजे गैलू, ये कहावत महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ी सटीक लागू हो रही है। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराया गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके बीजेपी ने खुद के पांव में कुल्हाड़ी नहीं बल्कि आरी चलवा ली है। शिवसेना को तोड़े जाने से महाराष्ट्र की जनता कितनी नाराज है वो तो अलग की बात है। सुप्रीम कोर्ट में इन साहब ने जो कार्यक्रम शुरू किया है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे ऐसे तगड़े सवाल पूछे हैं और महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल के रोल को लेकर जिस तरह से सवालों का बवंडर खड़ा किया है वो न सिर्फ महाराष्ट्र में बीजेपी की लुटिया डुबोने का संकेत है। यदि महाराष्ट्र में लुटिया डूबी तो पूरे देश में बाल्टी को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इस मामले पर विस्तार से हम आपको पूरी बात समझाएंगे, बस आप अंत तक इत्मीनान से हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही बात करेंगे तथाकथित राम राज्य की, यानी उत्तर प्रदेश की। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरेआम मंच से तगड़ा वाला झूठ बोल दिया है। हालांकि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए झूठ शब्द का प्रयोग करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर करें तो करें क्या और बोलें तो बोलें क्या। झूठ तो झूठ ही है। आपकी नज़र में कोई बढ़िया पर्यायवाची हो झूठ का तो हमें बता दीजिएगा। इस मामले में भी विस्तार से बात करेंगे। बात कर्नाटक के अति ईमानदार बीजेपी एमएलए की भी होगी। अरे वही जिनके यहाँ से 8 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया था छापेमारी में, इन्हें गिरफ्तारी से पहले बेल मिल गया, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के मुखिया इस वक्त ये साहब है। कर्नाटक में हाल ही में चुनाव है, यहां भी खटिया खड़ी होने का भरपूर अंदेशा है और इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। भोजपुरी में एक कहावत है कि कर ना तो डर का। ये बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता लोग हमेशा दोहराते रहते हैं, मगर जब बात खुद पर आती है तो पलटी मार जाते हैं। दिल्ली में आज अदानी के कथित फ्रॉड के मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा, इस पर भी अच्छे से बात करेंगे। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसीलिए अंत तक देखिएगा और ध्यान से सुना करिए। वैसे तो मैं जानता हूं मेरे दर्शक बहुत धैर्यवान हैं। अच्छा, आप यदि हमें पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटवा जरूर दबाइएगा। इसके साथ ही देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने के लिए यदि आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो कृपया इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करें और जनता की आवाज बुलंद करने में हमारे सहयोगी बने। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। कुछ महीने पहले शिवसेना के कई विधायकों को तोड़कर अलग किया गया, उसे नाम दिया गया शिंदे गुट और आरोपों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने यह सब कुछ करवाया था। इसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई और बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे ने मिलकर सरकार बना ली। इतना तो आप सब जानते ही हैं। यह पूरा ड्रामा कई दिनों तक चला था। उस वक्त भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि इन सब में राज्यपाल यानी गवर्नर का जो खेल है वो काफी संदेहास्पद नजर आ रहा है। हालांकि गवर्नर का खेल महाराष्ट्र में इसके पहले भी नजर आया था, जब भोरे भोरे उठकर एनसीपी के अजित पवार और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी गई थी। देश के लोग जब सुबह सुबह जागे तो लगा कि अरे ये क्या देख रहे हैं, सपना है क्या। लेकिन महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल के रहमो करम से यह सपना नहीं हकीकत था। हालांकि भोरे भोरे बनाई गई सरकार बहुत जल्द ही ढह गई, मगर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को यह बात पच नहीं रही थी कि आखिर कैसे उद्धव ठाकरे उनके सामने से थाली छीन कर ले जा सकते हैं। फिर क्या था, शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस और मोहरा बनाए गए शिवसेना के दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने संभवतः 34 विधायकों को अपने साथ उड़न खटोले में बिठाया और लेकर आसाम उड़ गए। हालांकि यह उड़न खटोला और भी कई जगह पर लैंड किया था, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट बुला लिया, यानी कि विधानसभा में महाविकास आघाड़ी को अपना बहुमत साबित करने को कह दिया गया। सारा पेच यही है, जरा ध्यान से समझिएगा। दरअसल राजनीतिक दल और विधानसभा का पटल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब चीफ जस्टिस ने राज्यपाल से पूछा है कि एक बात बताइए, किसी पार्टी के भीतर मतभेद है, इसको आधार मानकर आपने विधानसभा के पटल पर फ्लोर टेस्ट कैसे बुला लिया। किसी पार्टी के भीतर कोई मामला चल रहा हो, कोई भी अंदरूनी मतभेद हो, क्या इसका कोई भी संबंध विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से है। और सीजीआई ने सिर्फ पूछा ही नहीं है, उन्होंने कह भी दिया है कि एक पार्टी के भीतर असंतोष और सदन के पटल पर विश्वास की कमी ये एक दूसरे का सूचक नहीं है। आखिर किस बात से राज्यपाल इतने आश्वस्त हो गए कि उन्हें लगा कि सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि राज्यपाल के सामने तथ्य है कि 34 विधायक शिवसेना का हिस्सा थे। अगर ऐसा है तो राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट क्यों बुलाया, इसका एक ठोस कारण तो जरूर बताना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल को 47 सदस्यों ने चिट्ठी लिखी थी कि उन्हें पार्टी पर भरोसा नहीं है। क्या ऐसे में राज्यपाल का यह राय बनाना उचित नहीं होगा कि वास्तव में सरकार ने बहुमत खो दिया है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना का यह जो मामला है यह बड़ा दिलचस्प तरीके से चल रहा है। शिवसेना
को तोड़ने के बाद महाराष्ट्र में जो जमीनी पत्रकार हैं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर हो चुकी है और शायद इसी वजह से बीएमसी के चुनाव तक नहीं करवा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से यह मालूम है कि हार सामने खड़ी है। और इतना ही नहीं, हाल ही में आपने देखा कि कई उपचुनाव और यहां तक कि एमएलसी के चुनाव में भी जो सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, जो दशकों से बीजेपी के पास थी, वो भी छिन गई। जानकारों का मानना है कि यदि अभी महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी सिंगल डिजिट में आ सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट यदि कहीं है तो वो है महाराष्ट्र। और यदि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि वो सिंगल डिजिट में आएगी, ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना को तोड़ने के मामले में बीजेपी और शिंदे गुट को झटका दे देता है, तब तो महाराष्ट्र में बीजेपी की खटिया खड़ी है समझिए। और यदि महाराष्ट्र में बीजेपी अच्छी खासी तरीके से हार जाती है तो फिर दिल्ली में पहुंचना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर होगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि जब विपक्षी दलों के किसी नेता के यहां सीबीआई, ईडी या फिर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और सवाल उठते हैं कि विपक्षियों को परेशान किया जा रहा है, तो बीजेपी के नेता बस एक ही बात कहते हैं कि जब आपने कुछ किया नहीं है तो छापों से डर कैसा? यदि आप चोर नहीं हैं तो फिर जांच से डर काहे रहे हैं? वही सवाल अब बीजेपी के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि यदि अदानी के मामले में मोदी सरकार ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, यदि अदानी ने कोई घोटाला नहीं किया है, तो फिर जेपीसी बनाकर जांच करवाने से डर किस बात का? आखिर मोदी सरकार जेपीसी बनाने से धोती समेटकर भाग क्यों रही है? यदि आपने कुछ नहीं किया है तो बनाइए जेपीसी, करवाइए जांच। और यदि आप जांच नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जेपीसी के मामले में आज लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंचकर अदानी मामले में जांच के लिए ईडी को एक विस्तृत पत्र सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस का कहना है कि 200 सांसदों के सामने 2000 पुलिस लगा दी गई। डर किस बात का है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जेपीसी के मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियां एक मत हैं। विपक्षी पार्टियों पर लगातार छापेमारी करने वाली ईडी मोदी जी के मित्र का पता भूल कैसे गई है? एक बार सवाल फिर से वही है, यदि अदानी मामले में कोई महाघोटाला नहीं हुआ है तो फिर सरकार जांच से भाग क्यों रही है? वहीं जानकारों का यह भी कहना है कि सरकार अदानी मामले की जांच से जितना भागेगी, यदि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को पकड़े रखा तो फिर सरकार की और भी ज्यादा मिट्टी पलीद होने वाली है, क्योंकि जनता सब देख रही है और लोगों के मन में अब यह सवाल उठने लगा है कि यदि मोदी और अदानी ने मिलकर कोई खेल नहीं किया है तो फिर जांच से डर क्यों रहे हैं? जांच से इस तरह से भाग क्यों रहे हैं? और तो और अदानी का नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? अब एक दूसरे भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में हाल ही में आपने देखा था कि बीजेपी विधायक के यहां से 8 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए थे। इसके साथ ही विधायक के बेटे को 40 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। विधायक के सुपुत्र तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन विधायक फरार हो गए और तब तक बाहर नहीं आए जब तक उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिल गई। और जैसे ही जमानत मिली, विधायक जी 100 की स्पीड में बाहर आ गए और उनके कार्यकर्ताओं ने बकायदा बीजेपी के झंडे लहराते हुए, फूलमाला बरसाते हुए विधायक जी का इतना भयंकर स्वागत किया मानो बहुत बड़ा जग जीत कर आए हो। लेकिन अब कर्नाटक के लोकायुक्त, जिन्होंने बीजेपी विधायक के यहां छापेमारी की थी, वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, ये पूछते हुए कि बीजेपी विधायक को आखिर जमानत किस आधार पर दी गई। वैसे कुछ दिन पहले कर्नाटक की ही एक कोर्ट ने इन्हीं विधायक जी के बारे में निर्देश देते हुए कहा था, बहुत सारे मीडिया संस्थानों को कहा था कि आप लोग माननीय विधायक के बारे में भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें मत चलाइए, उनकी बदनामी होगी। कोर्ट के इन निर्देशों की भरपूर आलोचना भी हुई, मगर अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी हाल ही में चुनाव होने वाला है और यह भी सबको पता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी 40% कमीशन के नाम से जानी जाती है। एक बात और आपको याद होगा कि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार उधार के सिंदूर पर विवाहिता बनी हुई है, यानी कि यहां भी बीजेपी विधानसभा के चुनाव में हार चुकी थी, लेकिन 3-5-18 करके बीजेपी की सरकार बनाई गई। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर भी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एक तो हालत पहले से खराब है। ऐसे में यदि महापुरुष विधायक के बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई अलग फैसला दे देता है तो कर्नाटक में भाजपा की सांसें और भी ज्यादा अटक जाएंगी। चलिए, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब चलते हैं राम राज्य में। पिछले सप्ताह लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान ने कोई आत्महत्या नहीं की, जबकि आधिकारिक आंकड़े ही बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कही गई ये बातें सरासर झूठ हैं। क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017 में जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर 2021 तक यूपी में 398 किसानों और 731 खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। और ये आंकड़ा बस 4 साल का है, यानी कि 2017 से 2021 तक का, और ये 2023 चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि
कि किसानों और खेतीहर मजदूर में अंतर क्या होता है, तो किसानों का मतलब है ऐसे लोग जो या तो अपनी जमीन में खेती करते हो या फिर जमीन किराए वगैरह पर लेकर खेती करते हो, और खेतीहर मजदूर का मतलब है कि ऐसे मजदूर जो खेती में मजदूरी करते हो, यानी कि खेत का मालिक कोई और है, किसान कोई और है, और किसान मजदूरों से अपने खेत में काम करवाता हो दिहाड़ी के रूप में, वो लोग खेतीहर मजदूर कहलाते हैं। यानी कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 साल में उत्तर प्रदेश में 1129 आत्महत्याएं खेती और किसानी से जुड़े हुए लोगों ने की है, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री का बयान है कि 6 साल में कोई किसान आत्महत्या नहीं किया। वैसे कितना अच्छा होता यदि मुख्यमंत्री जी अपनी इस बात का कोई आधार भी बता देते कि वो किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक फार्मूले को जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं, और वो है कि एक झूठ को लगातार बोलते रहो, बहुत सारे लोग उसे ही सच मान लेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि सच छुपता नहीं है, आज नहीं तो कल वो बाहर आ ही जाता है। किसानों की आत्महत्या वाली खबर दी वायर वेबसाइट पर विस्तार से दी गई है, आप चाहें तो जाकर वहां पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।